हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप दोस्तों? मेरे इस चैनल आशा जी के स्टडी में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम अमित केवट है। आज हम भारतीय संविधान से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आए हूँ, जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आपसे हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर आप भी अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। चाहे यूपीएससी, आईपीएस, आईएएस, नेवी, आर्मी, पुलिस, सब इंस्पेक्टर, सभी प्रश्न यही पूछे जाते हैं। तो आपसे हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और अपने दोस्त यार को सभी को शेयर ज़रूर कर देना। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि हम जीके से रिलेटेड रोज़ नई नई वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपका पहला प्रश्न पूछ रहा है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? निम्नलिखित में से भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो दोस्तों, किसके अंतर्गत की गई निम्नलिखित ऑप्शन में से? वो है नीति निर्देशक सिद्धांत के। किसके? नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, तो पहले प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा सी हो जाएगा राइट आंसर। अब चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है? दूसरा प्रश्न आपका पूछ रहा है, 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया था? निम्नलिखित ऑप्शन में से 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया था? तो कहाँ पर किया गया था दोस्तों? दूसरे प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नागौर, राजस्थान। कहाँ? नागौर, राजस्थान। तो दूसरे प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, वीडियो को दिल से लाइक कर देना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अब चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न आपका पूछ रहा है, बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसाओं के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया? प्रश्न पूछ रहा है, बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसाओं के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया? तो कब किया था दोस्तों? तीसरे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका 1958 ईस्वी में। कब? 1958 ईस्वी में। तो तीसरे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों? चौथे प्रश्न की ओर चल रहा हूँ। चौथा प्रश्न आपका पूछ रहा है, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी निम्नलिखित में से किसके लिए अपनाई गई थी? पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। तो जो चौथे प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। तो चौथे प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों, इस वीडियो के किसी भी प्रश्न का आंसर अगर आप पहले से जान जाते हैं तो हमारी इसी वीडियो को कमेंट में हमें ज़रूर बताना, ताकि हमें भी पता चल सके कि आप पढ़ाई करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि आपको अपने लक्ष्य पाना है, आपको अपनी मंजिल पाना है, आपको अपना मुकाम हासिल करना है और अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। तो ये वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि ये कोई फिल्म या कॉमेडी की वीडियो नहीं है जो टाइम पास करने के लिए देखी जाती हो। ये वीडियो एजुकेशनल की वीडियो, पढ़ाई की वीडियो, तो इसको बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। वैसे भी दोस्त आप बहुत समझदार हो, आपको ज़्यादा समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो को दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पांचवा प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों? पांचवें प्रश्न की ओर चल रहा हूँ। पांचवा प्रश्न आपका पूछ रहा है, भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? निम्नलिखित ऑप्शन में भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो पांचवें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो पांचवें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। ठीक है ना दोस्तों, बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब चलते हैं अपने छठवें प्रश्न की ओर। छठवें प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों? छठवें प्रश्न की ओर चला हूँ। छठवां प्रश्न आपका पूछ रहा है, किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं? निम्नलिखित ऑप्शन में से किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों, वो विधान परिषद। किसे? विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है पर
भंग नहीं किया जा सकता। तो 66वें प्रश्न का ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7वां प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों? 7वां प्रश्न आपका पूछ रहा है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी निम्नलिखित ऑप्शन में से? तो किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? वो थी 1935 की। 1935 7वें प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 1935। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8वां प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों? 8वें प्रश्न की ओर चल रहा हूं। 8वां प्रश्न आपका पूछ रहा है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि यही सारे प्रश्न यूपीएससी एग्जाम, सब इंस्पेक्टर एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न पूछ रहा है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे निम्नलिखित ऑप्शन में से? तो कितने प्रतिनिधि थे दोस्तों? 229 थे। कितने थे? 229 प्रतिनिधि थे। तो 8वें प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, 229 प्रतिनिधि थे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और 9वां प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों? 9वां प्रश्न आपका पूछ रहा है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे निम्नलिखित ऑप्शन में से? संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष जो थे दोस्तों, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 9वें प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10वां प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों? 10वां प्रश्न आपका पूछ रहा है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी निम्नलिखित ऑप्शन में से पूछ रहा है आपका। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो कितने थे दोस्तों? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थी। तो 10वें प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है 11वां प्रश्न दोस्तों। 11वां प्रश्न आपका पूछ रहा है, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उजागर व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रश्न पूछ रहा 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उजागर व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो किसके द्वारा किया गया था? वो था महात्मा गांधी जी के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो 11वें प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर। महात्मा गांधी जी द्वारा उजागर व्यक्त किया गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12वां प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों? 12वां प्रश्न आपका पूछ रहा है, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? प्रश्न पूछ रहा है 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो दोस्तों किसके द्वारा मांग की गई? वो थी मोतीलाल नेहरू। किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई। तो 12वें प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13वां प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्त? 13वें प्रश्न की ओर चल रहा हूं। 13वां प्रश्न आपका पूछ रहा है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया निम्नलिखित ऑप्शन में से? प्रश्न पूछ रहा है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? वो एम.एन. राय के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? एम.एन. राय के द्वारा। तो 13वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है ना दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर।
अब चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14वां प्रश्न क्या पूछ रहा है आपका? 14वां प्रश्न आपका पूछ रहा है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? निम्नलिखित ऑप्शन में से। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वीडियो को दिल से लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। प्रश्न कह रहा है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो किसने किया दोस्तों? 14वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने मूर्त रूप प्रदान किया संविधान को। ठीक ना, जवाहरलाल नेहरू। तो 14वें प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15वां प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों? 15वें प्रश्न की ओर चल रहा हूं। 15वां प्रश्न आपका पूछ रहा है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न पूछ रहा है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया? तो वो कब किया था दोस्तों? 1936 ईस्वी में। कब किया था? 1936 ईस्वी में। 15वें प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। 1936 ईस्वी में प्रस्ताव पारित किया था। अब चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? 16वां प्रश्न आपका पूछ रहा है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? निम्नलिखित ऑप्शन में से। प्रश्न पूछ रहा है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? आपके ऑप्शन, ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। तो 16वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो 16वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा बी आपका, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17वां प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों? 17वें प्रश्न की ओर चल रहा हूँ। 17वें प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न आपका पूछ रहा है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया? वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी निम्नलिखित योजनाओं में से कौन से? तो दोस्तों जो 17वें प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका क्रिप्स योजना। क्या हो जाएगा? क्रिप्स योजना युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। ठीक है, तो 17वें प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, क्रिप्स योजना। अब चलते हम अपने 18वें प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों? 18वां प्रश्न आपका पूछ रहा है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? निम्नलिखित ऑप्शन में। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? आपके ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी बी.आर. अम्बेडकर और ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो 18वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में की गई। तो 18वें प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा डी, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19वां प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों? 19वां प्रश्न की ओर चल रहा हूँ और 19वां प्रश्न आपका पूछ रहा है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है? निम्नलिखित ऑप्शन में से भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है? तो 19वें प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका कैबिनेट मिशन प्लान 1946। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार है। कैबिनेट मिशन प्लान 1946
ठीक है ना दोस्तों। तो 19वें प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20वां प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों, 20वें प्रश्न की ओर चल रहा हूँ। 20वां प्रश्न आपका पूछ रहा है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई, निम्नलिखित ऑप्शन में से भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। तो 20वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा आपका कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई, कैबिनेट मिशन योजना है। तो 20वें प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 21वां प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों, 21वां प्रश्न की ओर चल रहा हूं दोस्तों। 21वां प्रश्न आपका पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय सेवा नहीं है, निम्नलिखित ऑप्शन में से प्रश्न पूछ रहा है, समझने की कोशिश करना। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय सेवा नहीं है। ऑप्शन ए भारतीय प्रशासनिक सेवा, ऑप्शन बी भारतीय पुलिस सेवा, ऑप्शन सी भारतीय ऑडिट एवं अकाउंट सेवा, ऑप्शन डी भारतीय वन सेवा। तो निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है। तो जो 21वें प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा भारतीय ऑडिट एवं अकाउंट सेवा, भारतीय ऑडिट एवं अकाउंट सेवा, ठीक ना, अकाउंट सेवा। तो 21वें प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है ना दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22वां प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों, 22वां प्रश्न क्या पूछ रहा है, 22वां प्रश्न आपका पूछ रहा है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या को निर्धारित करने की शक्ति किसको प्राप्त है, निम्नलिखित ऑप्शन में से। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रश्न को समझने की कोशिश करना। प्रश्न पूछ रहा है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या को निर्धारित करने की शक्ति किसको प्राप्त है। तो 22वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को संघ लोक सेवा आयोग सदस्यों की संख्या को निर्धारित करने की शक्ति प्राप्त है। तो 22वें प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, राष्ट्रपति को है शक्ति प्राप्त, ठीक है ना दोस्तों। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 23वां प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों, 23वें प्रश्न की ओर चल रहा हूं। 23वां प्रश्न क्या पूछ रहा है, 23वां प्रश्न आपका पूछ रहा है दोस्तों संविधान के किस संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित ऑप्शन में से प्रश्न पूछ रहा है संविधान के किस संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है। तो जो 23वें प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों वो है 41वें संशोधन द्वारा। कितने संशोधन द्वारा, 41वें संशोधन द्वारा अध्यक्ष तथा सदस्य की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की आयु। तो 23वें प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक ना दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। दोस्तों अगल बगल की आवाज़ में थोड़ा डिस्टर्ब होता है, उसके लिए क्षमा प्रार्थनी है दोस्तों, मजबूरी है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 24वां प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों, 24वें प्रश्न की ओर चल रहा हूँ। 24वां प्रश्न आपका पूछ रहा है राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित ऑप्शन में से प्रश्न पूछ रहा है राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया। आपके ऑप्शन ए 1992, ऑप्शन बी 1993, ऑप्शन सी 1995 और ऑप्शन डी है 2000। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया। तो 24वें प्रश्न का जो राइट आंसर वो हो जाएगा आपका 1992 में किया गया, 1992 में। तो 24वें प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा 1992। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 25वां प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों, 25वें प्रश्न की ओर चल रहा हूँ। 25वां प्रश्न आपका पूछ रहा है केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न कह रहा है केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ,
ठीक है। तो 25वें प्रश्न का जो राइट आंसर है तो दोस्तों वो हो जाएगा आपका 1983 ईस्वी, 1983 ईस्वी। तो 25वें प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 1983 ईस्वी में केंद्र राष्ट्र संबंधों पर विचार करने के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया। ठीक है, अब चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 26वां प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों, 26वें प्रश्न की ओर चल रहा हूँ। 26वां प्रश्न आपका पूछ रहा है समवर्ती सूची का विषय नहीं है निम्नलिखित ऑप्शन में से, समवर्ती सूची का विषय नहीं। तो जो 26 का प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका लोक स्वास्थ्य। क्या हो जाएगा, लोक स्वास्थ्य समवर्ती सूची का विषय नहीं है, लोक स्वास्थ्य। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, लोक स्वास्थ्य समवर्ती सूची का विषय नहीं है। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 27वां प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों, 27वें प्रश्न की ओर चल रहा हूँ। 27वां प्रश्न पूछ रहा है आपका केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है निम्नलिखित ऑप्शन में से। केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ निम्नलिखित ऑप्शन में से। तो जो 27वें प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा आपको 7वीं अनुसूची में। किसमें, 7वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों को बंटवारा दिया हुआ है 7वीं अनुसूची में। तो 27वें का जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा डी, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर 7वीं अनुसूची में। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 28वें प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों, 28वें प्रश्न की ओर चल रहा हूँ। 28वें प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य ने उर्दू को राजकाज की भाषा के रूप में अंगीकार किया निम्नलिखित ऑप्शन में से। प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य ने उर्दू को राजकाज की भाषा के रूप में अंगीकार किया। तो 28वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी हो जाएगा। 28वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है ना दोस्तों, जम्मू कश्मीर ने उर्दू को राजकाज की भाषा के रूप में अंगीकार किया। अब चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 29वां प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों, 29वें प्रश्न की ओर चल रहा हूँ। 29वां प्रश्न आपका पूछ रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है निम्नलिखित ऑप्शन में से। प्रश्न कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है। तो 29वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 352। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 352। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 29वें प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है ना दोस्तों, अब चलते हैं हम आप आखिरी प्रश्न की ओर। 30वां प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों, 30वें प्रश्न की ओर चल रहा हूँ। 30वां प्रश्न आपका पूछ रहा है दोस्तों राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं निम्नलिखित ऑप्शन में से किसके आधार पर। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं निम्नलिखित ऑप्शन में से। ऑप्शन ए हथियार बंद विद्रोह के आधार पर, ऑप्शन बी बाहरी आक्रमणों के आधार पर, ऑप्शन सी युद्ध के आधार पर और ऑप्शन डी है ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। जो ऊपर वर्णित है तीनों ऑप्शन में से ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। तो दो प्रश्न ने पूछा आपका कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं निम्नलिखित किसके आधार पर। तो जो 30वें प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों वो है ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। ठीक है ना, ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर, हथियार बंद विद्रोह के आधार पर, बाहरी आक्रमणों के आधार पर, युद्ध के आधार पर। ठीक है ना, तीनों के। तो डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो 30वें प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है ना दोस्तों आपने हमारी इस वीडियो के यहाँ तक देखा, आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों इस वीडियो के किसी भी प्रश्न का अगर आंसर आप पहले से जान गए तो हमारी इसी वीडियो के कमेंट में हमें ज़रूर बताना। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया है कि आपको किस तरह कॉमेंट करना है। जैसे कि 30वें प्रश्न का राइट आंसर है डी, तो आपको प्रश्न क्रमांक डी लिख कर प्रश्न क्रमांक 30 लिख कर ऑप्शन डाल देना है डी। जो भी सही हो आपके अपने हिसाब से किसी भी प्रश्न का ऐसे भी आंसर आप दे सकते हैं,
कोई भी प्रश्न क्रमांक लिख दीजिए, ऑप्शन लिख दीजिए ABCD, जो भी सही हो उसका ऑप्शन लिख दीजिए। और दोस्तों ये वीडियो अपने दोस्त या रिश्तेदारों को सभी को शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और अपना एग्ज़ाम सफलतापूर्वक निकाल सके। ठीक है ना दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। आप तो वैसे भी बहुत समझदार हो, आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। तो ठीक है दोस्तों, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दिए। और आप कौन से गाँव से वीडियो देख रहे हैं, किस ज़िले से देख रहे हैं, कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं, आप कौन सी क्लास में हैं, कौन सी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, मुझे एक प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दीजिए। ठीक है ना दोस्तों, अगर कोई भी गलती हुई हो इस वीडियो में तो मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थनी हूँ। तो ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे, एक एक बूंद से ही घड़ा भरता है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। भारत माता की जय, जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम और आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। चलिए जय श्री राम, वंदे मातरम। आपको जल्दी मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।